हेलो गाइस, मैं मोहम्मद मैं आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपना प्यार दिखाते रहे, लाइक शेयर चैनल को ज़रूर करके जाइएगा अगर वीडियो कंटेंट आपको हमारा अच्छा लग रहा हो तो। चलते हैं दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब की कन्वर्सेशन हो रही है जियो पॉलिटिक्स इंडिया मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पर। बड़ी ही यार शानदार ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। वैसे हमें डॉक्टर एस जयशंकर बड़े पसंद थे, लेकिन आज उनका इंटरव्यू भी आ गया और बड़े खुशगवार मूड में। जारी बात है, पॉडकास्ट है ये, तो वीडियो देखना है। वीडियो लेंथी है, कम से कम 1 घंटे 13 मिनट की है, 1 घंटे से ऊपर की है। इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। अगर आपको पहले पार्ट का इसका इंटरव्यू अच्छा लगे, हमारी डिस्कशन अच्छी लगे तो कमेंट कर दें इसका, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। क्योंकि इतनी देर बैठा नहीं जाता, 1 घंटा 1.25 घंटा बन जाती है हमारी वीडियो। बैठने की कोई बात नहीं, जो व्यूअर्स देखने वो वाले थक जाते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं। खैर वीडियो हाफ करेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आपको अगर अच्छी लगी हो तो। अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे कनाडा में भी यू नो देयर वर स्मोक बॉम्ब्स व्हिच वर थ्रोन एक्सेट्रा। वी विल नॉट टॉलरेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उसे ट्रेड जीरो कर दिया, लेकिन चाइना ने इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन। These are not things you say in public. When I got US वीजा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेट है। Everybody is affected by this. So we are pushing the American system very hard. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम इंडिया। कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरी टीम हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं, पर मैंने ये नोटिस किया कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है और बेहतर गेस्ट लाने में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को मैं बेहतर करते जाऊँगा हर वीक, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे बेहतर पॉडकास्ट कभी कहीं और नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो एपिसोड है जिसमें हमने हमारी बकेट लिस्ट को टिक किया है विथ डॉक्टर एस जयशंकर। आज का एपिसोड मेरी लाइफ का सबसे नर्वस और सबसे डिफ़िकल्ट एपिसोड था, क्योंकि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था कि मैं इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतने ऑनर्ड गेस्ट से कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूं और एट द सेम टाइम मुझे एक जॉब भी करना है पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि मैं उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछूं और आपको समझा पाऊं कि देश में कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है। हमने ये सब पूछा है कि पाकिस्तान जब अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, जब चाइना अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, ऐसा क्यों। हमने ये पूछा है कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही वेपन्स देने में दूसरे वॉर्स को बिजी हैं, तो इंडिया को इस टाइम पे वेपन्स कौन देगा। इंडिया टेररिज्म के लिए क्या कर रहा है, इंडिया अपने लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, इंडिया ट्रेड कैसे बढ़ाएगा, चाइना जो पूरे वर्ल्ड में अपना डेट ट्रैप बढ़ा रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को कर्ज दे के उनको अपने कब्जे में करते जा रहा है, उसको इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा। हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी टॉप 3 अंडररेटेड कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके पास इतना डेटा है उनके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है। हमने ये भी पूछा है कि US वीज़ा जिसको लेके हम सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट इंडियन ड्रीम के बारे में है, तो हमने पूछा है डॉक्टर एस जयशंकर का इंडियन ड्रीम क्या है और उस इंडियन ड्रीम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। एंजॉय द शो। बिफोर यू डू दैट,
गो सब्सक्राइब राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं और छोटे समय में कोशिश करते हैं कि आप एक बेहतर लीडर बन पाए। सर थैंक यू सो मच ये करने के लिए। मैं बहुत नर्वस हूँ बट एट द सेम टाइम बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आज सुबह मेरे पापा को बता रहा था, माई डैड इज़ ऑल्सो हियर अच्छा विथ मी फर्स्ट टाइम। और वो क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं इंदौर में। ही इज़ राइट देयर, ही इज़ ओह अच्छा, आप इंदौर के हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आप गए हो इंदौर? हाँ हाँ, हम लोगों ने पिछले साल वो प्रवासी भारतीय दिवस किया था ना, तो उस समय गए थे, और उस समय मुझे अभी भी याद है हम लोग वो 56 दुकान गए थे। अच्छा। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट नाइस। You eat street food? नहीं, yes, I like street food. I mean, which Indian doesn't like? But मेरी प्रॉब्लम यही थी कि पहले जगह जो गए मैंने किसी ने ज़्यादा पहचाना नहीं। अब जब तक हम दूसरी तीसरी जगह गए तब तक बहुत लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने पहचान लिया, एक दूसरे जब फोटो लेने लग गए ना, तो आजकल कोई भी फोटो शुरू करता है तो नेक्स्ट पर्सन इमीडिएटली पता है नहीं पता है वो आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें बीच में छोड़ना पड़ा। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। So first is one of the most sincere efforts and one of the most laudable successes that you have had, at least in the circles and in my audience, कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज़ की बहुत क्लियर बताया कि इंडिया विल टेक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन बो डाउन टू एनीवन एल्स। और हम किसी भी बड़े सुपर पावर, ना रशिया ना यूएस के सामने बकल डाउन नहीं हुआ, हमने सबसे बहुत अच्छे से वो किया। सो इफ़ आई मे आस्क पर्सनली, किसका डिसीजन था ये स्टैंड लेना? वॉज इट योर डिसीजन, वॉज इट कैबिनेट का साथ में, कि वॉज इट पीएम मोदीज डिसीजन? No, you see what Because ये जो like my point is why I'm asking this, कि on the social chatter and everybody you meet, जितने लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों को ये वे बहुत करेक्ट लग रहा है, एंड फाइनली ये न्यू इंडिया का जो बोल्ड रूप है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। So let me give 2-3 comments on it. See, sometimes the same thing, ये जो हमने जो तेल लिया था रशिया के साथ, हम चालाकी से भी ले सकते थे। We could have said something, could have done something, etc. It would not have been maintainable. कहीं ना कहीं दुनिया समझ जाती। Secondly, a country like India should not do it also. Today we are a big country. I mean, we are 5th largest economy. We are the most populous country. We are looking at a great future ahead. So ये डर के जो you cannot rise without being clear. Yeah. And third, I was very confident that अगर हम लोगों को समझाएं, देखिए मैं ये कहता हूँ, ये प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं कभी, पर जब मैं जो दूसरे सरकारों के साथ बैठ के आई एक्सप्लेन टू देम, आई टेल देम, देखिए आप जो है रशिया से तेल और गैस लेते थे, लेना आपने बंद कर दिया या कम कर दिया, तो आपने क्या किया? आप गल्फ गए, हाँ, और आपके जाने से वहाँ के दाम बढ़ गए। अब हम लोग वहाँ जाते थे तो हमारा दाम आपने बढ़ा दिया, और फिर आप कहते हैं कि आप कहीं और से भी नहीं ले, तो आप हमारी पोजीशन समझिए ना। और तो अगर मैं आपको उल्टा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने रशिया से गैस नहीं लिया और ऑयल नहीं लिया, और हम दुनिया में अभी टॉप ऑयल कंज्यूमर्स इम्पोर्टर्स में हैं, तो ऑयल मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स का क्या होता? माने पूरे दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ जाती। तो हमने तो आपका एक किस्म से एहसान किया कि वी हैव एक्चुअली स्टेबलाइज्ड द मार्केट्स। अब बैठ के उनको समझाएं लॉजिकली, तो उनके पास जवाब नहीं होता। बट आई फील इवन आपने यूक्रेन की बात की, बट इवन से विद चाइना, दैट अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। So I feel it is important कि पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस, एंड
योर क्वेश्चन की आपकी सोच है, मोदी जी की है, कैबिनेट की. सी व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस अंडर अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस, बिकॉज लॉट ऑफ दिस इज हम लोग मिलते रहते हैं, वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट फील. यू ऑटोमेटिकली इसको आप इंटरनलाइज करते हैं. तो जब समय आता है कुछ कहने का, यू आर एक्सप्रेसिंग, Yeah. यू नो, आई एम सी पीपल में से आई सेड इट, बट आप ये भी जरूर मानेंगे कि आई एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली द मूड ऑफ द कंट्री. True. I mean, this was not, Jaishankar's personal view. I think the reason people responded was everybody said, हाँ भाई यही कहना चाहिए. This is what we all feel. Yeah. भारत के लिए लॉजिकल है ये. इस पे एक क्वेश्चन है कि जो रशिया और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे रशिया के साथ जो हमारी वेपन्स डील्स थी वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही जितना हमने सोचा था. एंड रशिया का फोकस अब उनके वॉर को वेपन्स बनाने में हो गया है, राइट. एंड एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूक्रेन के पास वेपन्स दे रहा है और वो इतने ज़्यादा अच्छे से उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. एट द सेम टाइम वो गाज़ा पे भी कर रहे हैं. और इन सब के बीच में चाइना अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मेकिंग द मिलिट्री पावर. तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हम इस टाइम पे भरोसा नहीं कर सकते कि रशिया हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि वो खुद का वॉर फंड कर रहा है, ना ही हम वेस्टर्न कंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि वो 2 वॉर सपोर्ट कर रहे हैं, गाज़ा और यूक्रेन. तो इस टाइम पे इंडिया क्या करेगा, आपको क्या लगता है? एक तो ऐसा है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अभी जारी है, ये नहीं है कि डिफेंस ट्रेड बिल्कुल बंद हो चुका है. कि डिफेंस ट्रेड वेस्टर्न का भी हो या रूस का भी हो, उनकी जो उत्पादन जो है इट इज़ सो बिग दैट वो युद्ध भी लड़ सकते हैं इन सम एरियाज. कुछ एरियाज में शॉर्टेजेस हैं, वो मैं ज़रूर आपका कहना ठीक है, पर इसका जो सुझाव जो है इट इज़ एक्चुअली इन आत्मनिर्भरता. दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप मैं आपको ये कहूँ, आप बने टू द मून यू कैन सेंड अ मिशन, टू मार्स यू कैन सेंड अ मिशन, यू कांट मेक वेपन्स. Of course we can. Of course we can. So what has happened? It is a question of leadership, vision, commitment. I am convinced, and this is really the feeling very much of Prime Minister and frankly the whole team. We are capable of much more than we have done. Yeah. तो मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान्स को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड ज़ीरो कर दिया. फिर जब लेकिन चाइना ने 20 जवान को इंडिया के 20 जवान को मारा तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन, जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है. तो हम हमारे एनिमी के साथ, या नॉट एनिमी राइट वर्ड, इससे हर जो हमें अटैक करता है या किसी चीज़ पे विवाद करता है उससे हम डील करने का अलग तरीका है कि हम चाइना से थोड़ा डरते हैं और बुली करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है. नहीं, देखिए, नहीं ये नहीं है. एक तो हर कंट्री के साथ नेचुरली तरीका अलग है, रिश्ते अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है. सो इफ़ एवरीथिंग वाज सेम यू डू नॉट नीड पीपल लाइक मी. फिर तो ऑटो पायलट में चलता. तो आप तो किताब निकाल लेते से स्टेप 1 2 3 4 5 मैनुअल ने कहा है तो आप चला लो. तो आपको वो असेसमेंट करनी होगी, उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस हमारी वीकनेस, व्हाट इज़ इसके बाकी परिणाम, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं. जो आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. देखिए क्या हुआ है कि पिछले 30 साल में चाइना जो है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में आ गई. हाँ, अभी अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें करीब 30% से ज़्यादा चाइना में बनती. तो क्या होता है कि आप कुछ भी करें, बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती. तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना, जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली हकीकत में हुआ है, ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई तो हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है अचानक बढ़ने लग गए. अब आपके अगर फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, आपको इसके बेस मटेरियल्स कहीं API और
बल्क ड्रग्स कहीं ना कहीं से चाहिए थी। अब ये दिस इज नॉट योर डूइंग, बट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी ऐसी है कि ओनली प्लेस वेयर यू कैन गेट दैट इज चाइना। तो इन वन वे टुडे वॉट जो चाइना के साथ जो व्यापार की चुनौती जो है, जो पिछले 30-40 साल से हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अगर वही एपीआई, एक ज़माने में हम लोग एपीआई में काफ़ी मशहूर थे, हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया। ये 1990s और अर्ली 2000s में हमने किया। सो व्हाट हैज़ हैपन टुडे। और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए, तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के तर्क पे लोगों ने माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अलग अलग तरीके से बाधाएं डाले हैं, एंड दे फ्रैंकली स्लोड इट डाउन। तो टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है, इसको आप अचानक बदल नहीं सकते, इसमें समय लगेगा। पर एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना, देन यू विल सी द इम्पैक्ट। सी, सो यू आर सीइंग टुडे दैट एप्पल फोन्स आर बीइंग मेड इन इंडिया, you know, you are seeing, as I said, today actually our exports are higher than it is before. So this China dependence is actually not only India's problem. It is actually, I mean, look at America. Even a country like America, because China माने global manufacturing के केंद्र में है, तो it has become, उन पे निर्भर हो गए वो लोग। तो today the big issue in global economics कि हम लोग जो हैं मल्टीपल सप्लाई चेन्स बनाए, कि सप्लाई चेन एक ही नहीं होना चाहिए, हर सप्लाई चेन एक सेंटर से जुड़ना नहीं चाहिए, माने इट शुड बी मल्टीपल सोर्स्ड, और ये हमारी कोशिश। हम चाइना और इंडिया की जो बात कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन मेरे को अफ्रीका के ऊपर पे, कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट कंट्रीज़ हैं, राइट, उनको एक थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चल जाता है। जैसे इंडिया की अप्रोच है कि इंडिया जब भी एक नई कंट्री में जाता है, वो लोकल इनेबलिंग करता है, वो वहाँ के लोगों को सिखाता है, लोकल बिजनेसेस को इनेबल करता है, और वो सस्टेनेबली कैसे चला सकते हैं वो करता है। वेयरएज चाइना, वो बहुत एक साइडेड उनका है कि वो जाते हैं चाइनीज़ वर्कर्स के साथ, उधर चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ लेके जाते हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी ना किसी तरह एक डेट ट्रैप में, कर्ज में दूसरी कंट्री को फंसा देते हैं। तो जब अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे हुआ है, जहाँ पे गवर्नेंस के थोड़े इशू हैं, इजीली कोई भी अपना काम करा सकता है फोर्स करके या अलग अलग वेज से, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो चाइनीज़ वे लें इंडिया वे की तरह, इंडिया वे की जगह। तो ऐसे टाइम पे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो अपने आसपास दूसरी जो कंट्रीज़ है, जो द एलाइज है, जैसे अफ्रीका की आप बात करते हो या जिनसे हमारी फ्रेंडशिप है, कि वो चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स को ऐसा कर्ज में डुबाने से या कर्ज के गेम में फंसाने से रोक पाए, क्योंकि चाइना ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख में इकोनॉमिकली, और उनकी पॉकेट्स भी हमसे ज़्यादा गहरी हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे इंडिया कैसे प्रिवेंट कर सकता है? इसमें हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, और ये खाली अफ्रीका की समस्या नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो ये खतरा जो है हमारे पड़ोस में भी पिछले सालों से साफ दिखाई दे रहा है। इसका सलूशन क्या है? सलूशन है कि हम अपने आप को एक किस्म से एक ऑप्शन बनाएं कि अगर वहाँ कोई निर्णय ले रहा है, उनको लगना चाहिए कि दुनिया में 3-4 विकल्प हैं, जिसमें एक भारत भी है, कुछ वेस्टर्न भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक सीरियस ऑप्शन बनाएं, तो जो आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत सारे देश, एक बार आप उनको वो ऑप्शन दे दें, तो उनमें जो 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 सुलझे हुए लीडरशिप जो हैं, जिनको लगता है, जो थोड़े अनुभवी हैं, जिन्होंने पहले, जिनका कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हो पहले, तो वो ज़रूर इसको पहचानेंगे। अब मैं पिछले दशक में मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब
अफ्रीका में आप टंजानिया जैसे देश देखें कि उन्होंने देखा है कि डेवलपमेंट इश्यूज हों। हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो भी हम भारत में जल जीवन मिशन के तहत कर रहे हैं वही कैपेबिलिटी और वही एक्सपीरियंस और वही टेक्नोलॉजी जो है हम अब अफ्रीका में भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो उनको लगता है हाँ, हमने देखा है कि ये लोग अपने देश में कर रहे हैं, अब बड़े स्केल में कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर एक किस्म से इनकी ये ताकत है, तो वी शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट। या उसी देश, क्योंकि मैं वो एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे उनका एजुकेशन, तो हम चाहते थे कि कहीं अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है, तो वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें। तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें, और IIT को हमने ये चुनौती दी, और IIT मद्रास ने अभी ज़ंज़िबार में IIT एस्टेब्लिश किया है। वाह। कुछ हैं देश जिन्होंने रेलवेज़ में उन्होंने हमारा रोलिंग स्टॉक देखा है, हमारे ट्रैक लेइंग कैपेबिलिटीज़ देखे हैं, कुछ ने IT में देखा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें दुनिया में क्रेडिबल ऑप्शन बनना है, पहले हमें देश में दिखाना है। एक बार हम अपने देश में ये दिखा पाएंगे ना, तो उनको भी लगेगा, क्योंकि अगर ये पेपर सोल्यूशन हो, मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि साहब मैं आपके लिए रॉकेट बना सकता हूँ, आप कहेंगे कि अच्छा मुझे बताओ आपने कितने रॉकेट बनाए, कहाँ चलाए, हाँ, हाउ कॉस्ट क्या था। तो हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। एक जो बहुत आजकल जब भी मैं बाहर जाता हूँ, और ये खासकर कोविड के बाद हुआ है, दुनिया की रुचि जो है हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे बहुत है, उसकी नज़र हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे है। और जो कारण जो है वही कारण है जो देश में हम लोग कहते हैं कि एक जगह तो उन्होंने वही शब्द भी प्रयोग किया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत लीकेज, कि जो करप्शन, जब वो खाते में नाम वाम होते थे, पता नहीं कितने फर्जी नाम होते थे, हाँ। कितना पैसा गायब हो जाता था। जो आप जानते हैं वो जो मशहूर स्टेटमेंट है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 पैसा हो जाता है। तो ये दिस मिसिंग 90%, अब इसको हमने बंद कर दिया बाय डिजिटल। एंड पीपल आर सीइंग, सी दे आर सीइंग 2 थिंग्स, वन दे आर सीइंग गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट, हाँ, कि आपको अभी जो है आपका पासपोर्ट, ये मैं खुद अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, एक ज़माना था, आई मीन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिना रिश्वत के कोई पासपोर्ट नहीं देता था इस देश में। आपको यू हैव टू गो टू सम अफसर एंड गेट सम टेस्टिमोनियल कि भाई मेरा नाम यही है, वो आपको जानता भी नहीं था, स्टिल ही वुड गिव यू दैट पीस ऑफ पेपर। और बीच में एजेंट्स होते थे जिनको पैसे देना पड़ते थे, देयर वर टाउट्स आउटसाइड एवरी पासपोर्ट ऑफिस, देयर वर टाउट्स। टुडे आप जाएं पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं एंड यू सी हाउ क्लीन इट हैज बिकम। यस, सो it can be good governance, meaning more honest governments, cutting corruption. It can also be efficient governance, कि वही पासपोर्ट जो आपको 6 महीने लगते थे, साल लगता था, आपको अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मिलते हैं। Last week Bill Gates was here, I mean he tells me every time he comes to India, he says, मेरे आंखें तो चौंक जाती हैं, I cannot imagine the kind of things I see out here. So you feel the way we are growing, जिस पेस पे हम चल रहे हैं, वही पेस है जवाब दूसरी कंट्रीज से आगे निकलने का या प्रिवेंट करने का। क्योंकि सो वाई आई एम आस्किंग यू दिस, कि थिंक अबाउट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, राइट? पाकिस्तान चाइनीज़ ट्रैप में टेक्निकली एक तरीके से फंस गया, और अब वो हमारे लिए थोड़ा सा एक थ्रेट बन गया है, राइट? तो ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे थ्रेट बन जाएगी अगर हमने फास्ट एक्शन नहीं लिया, हमने फास्ट प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करी तो। मुझे लगता है कि पीपल हैव बिकम मोर, एक किस्म से दुनिया जाग गई है। पीपल टुडे रियलाइज़ कि भाई बी केयरफुल, माने कौन दोस्त है और कौन फंसाना चाहते हैं। नहीं, नॉट सो मच कौन दोस्त है कौन नहीं है, ये कि आप ऐसे माने सिचुएशन में माने कुछ भी ऑफ़र में हो, थोड़ा सोच समझ के लेना। हाँ, जैसे हम सलाह हम लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी देते हैं ना, इफ़ सम ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई एक बार सोच लो कहीं चक्कर है इसमें। हाँ, सो इट वुड बी, आई वुड से
लोग जो हैं have become, countries have become more cautious now, and they have seen कि ये कर्ज का जो है किस्सा ये आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है, और इसमें लोगों ने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, you know that case, ये across the world it has had an impact, Yes. you know, but to me that is the lesson कि हमने जो है, if you look, मैं कह सकता हूँ after 2014 today we are trying to be an option, and increasingly in many cases we are an option, but in the decade before that we are not an option even in our own neighborhood. I mean, say we watched this port being built in Hambantota, you know, we saw this, you know, we saw Gwadar come up, we saw Hambantota come up. So it is important to be aware, it is important to be competitive, it is important to have the record at home to be an option abroad. True. And that is today the difference, you know. I mean, very frankly, as you know, for me also, in a few years I'm well into my 5th decade in this, but I can feel दुनिया हमें, they look at us very differently now. True. You know. इनफैक्ट इंडिया के अंदर इंडिया के लोग भी बहुत अलग तरीके से देखने लग गए. सो दैट ड्राइव्स व्हाट यू सेड कि पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव. आई थिंक इंडिया के लोगों को भी ये बिलीव आ गया कि हम एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आउट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट. बट नेबर्स की हम बात कर रहे थे कि आसपास जो नेबर्स हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन बनने के लिए, राइट? तो एक कोट है बहुत पुराने, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बोली थी, बुनीतो हुआरेस, कि मैक्सिको की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक है और भगवान से बहुत दूर है. हैव यू हर्ड इट? राइट. तो यू नो ये एक बहुत ऑब्वियस सेंटिमेंट है जो छोटे छोटे देश होते हैं जो जाइंट देशों के पास में होते हैं. जैसे इंडिया एक जाइंट देश है, तो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि वो उनकी खुद की प्रॉब्लम बड़े देश पे ब्लेम करते हैं. हाँ, बिल्कुल. और उनके अंदर कुछ भी चल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक बड़े देश की वजह से हो रही है. तो हमारे पास में जैसे मालदीव्स है, राइट, तो हम कब तक, कोई हमारी एक लिमिट है कि उनको कब तक ब्लेम करने दे सकते हैं या कब तक उनको डिसीजन लेंगे? क्या रेड लाइंस है या क्या एक वो लाइन है जो वो क्रॉस हम नहीं करने देंगे, और अगर उन्होंने क्रॉस करी कभी वो लाइन तो हम क्या एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसको मैं भी मानता हूँ, और हम जो हैं इसी के कारण हमने ये नीति बनाई है नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे, माने आबादी में या इकोनॉमी में या जो भी आप मेट्रिक लगाएं, आपसे छोटे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप यू विल मेक वन मूव और वो एक करेंगे. ये 1 to 1 नहीं हो सकता. जो आपसे माने आप उनसे 10 गुना बड़ा है, तो यू नो यू हैव टू मेक 10 moves फॉर देयर 1 move. ट्रू. हाँ, तो सबसे पहले वी नीड टू बी जेनरस, वी नीड टू बी जो कहते हैं ना हमारे यहाँ नॉन रेसिप्रोकल, कि इट शुड नॉट बी कि आप करें मैं करूँ, यू नो, माने दिल खोल के करें. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस. और जो छोटे देश जो हैं, जैसे ही आपने कहा कि कभी कभी वो उनकी जो अपनी प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरे पे डालते हैं, तो वी हैव टू डील विद इट पेशेंटली, रीजनेबली. नाउ यू आस्क मी हाउ patient, I would say very patient. You ask me if there is you know A red line. The red line, look, these are not things you say in public. Okay, you know, fair. these are things you have to talk to them and make them reason. I think we will, you know, it's a question of getting them to understand okay, this is, certain things are not in their interest, you know. Finally, what is जो हम कहते हैं ना diplomacy, even politics, I would say, what is it about? You have to reason with people. मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखिए ये आपके हित में नहीं है, ये नहीं करिए आप. एंड आई हैव टू कीप एट इट टिल आई सक्सीड. पर तो भी जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से निकाल दिए एंड इट इज़ मोर थोड़ा चाइनीज़ फेवर में था, तो ऐसी चीज़ें होती तो नहीं. आप देखिए जो न्यूज़पेपर्स और जो प्रेस में आता है वो कभी कभी जो हकीकत कुछ और होती है. इट गेट्स पॉलिटिक्स
Okay. gives it a different color. क्या हकीकत है थोड़ा? नहीं, I would say, look, we will. I'm confident we will find A better solution there. A better solution. Got it. You know, एक क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूके कनाडा में है, ठीक है, वहाँ पे जो हिंदू डायस्पोरा है वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत माइनॉरिटी में, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया कि जहाँ पे वो एज हिंदूज वो स्टैंड टॉल कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे, जो इस्लामिस्ट एंड खालिस्तानीज़ हैं, जिनकी वजह से उनको उनके सामने मतलब डेली डर डर के जी रहे हो, थोड़ा लाइक दे कांट स्टैंड अप. सो इन दीज सिचुएशंस हम कैसे हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फोबिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले थोड़ा कम था अब ज़्यादा होते जा रहा है. एंड दिस इज़ आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु लिव देयर. तो मेरे दोस्त रहते हैं जैसे वहाँ पे. तो एक तो पहला क्वेश्चन इस पर ये कि ये दूसरी कंट्री का मैटर है, तो इसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम इंटरफेयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज है वो इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रही है, तो हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करें बिना. हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन? नहीं, ऐसा है, जो आप फर्स्ट पॉइंट जो आपने ही कहा कि दूसरी कंट्री है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो वी हैव टू कीप, उसकी अपनी मर्यादा भी होती है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. दैट सेड, जहाँ हमारे नागरिक होते हैं या जहाँ भारतीय मूल के जो कम्युनिटी कॉम जो होती है, नेचुरली वी हैव अ रिलेशनशिप एंड इंटरेस्ट आउट देयर. So the first issue has to be balanced with the second issue. Then third issue is among them क्या हो रहा है, इसको हम कैसे आप बैलेंस करें, समझाएं. See, communities have to find their balance beyond a point. You know, it cannot be that everything is run out of Delhi and run out of India. But जहाँ जहाँ लोग बड़े कट्टर विचार के हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कभी कभी एक्सट्रीमिज्म जो है वायलेंस और इवन एडवोकेसी ऑफ टेररिज्म तक पहुंच जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड. व्हेन वी टेक अ स्टैंड, वी ऑफ कोर्स टेक अ स्टैंड फॉर इंडिया, बट उसी स्टैंड का प्रभाव आप वहाँ भी देखेंगे. आई गिव यू एग्जाम्पल. टेक यूके. सालों से, you know, in the name of freedom of speech, license was given to very extremist opinions, and you know, people were allowed to gather outside our High Commission, demonstrate outside our High Commission, even throw things at our High Commission, and we would tell them saying, look, please distinguish between freedom of speech and misuse of freedom of speech. This is not freedom, this is misuse of freedom. True. Secondly, अगर आप ये सब करने देंगे, let us assume roles are reversed. आप नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके हाई कमीशन के सामने हो. You know, दे यहाँ तो छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो इमीडिएटली सब उछलने लग जाते हैं. हाँ, तो you have, if you keep at it like this, you know, don't think that you know, life will be you know, completely on your terms. Now, somewhere, I think, despite our repeated warning, repeated caution, they allowed a situation where actually somebody, you know, came into our High Commission and took down the Indian flag, etc. No, you saw the enormous reaction in this country. Now, yes, उन्होंने अपना एक corrective लेने की कोशिश की है, and एक जब वो लेते हैं, immediately there is an impact of it in the community also. Chambers, yeah. Because, see, community feels insecure if they see that extremists, radicals, people urging violence are given license saying भाई ये freedom of speech चल रहा है. जब आप freedom of speech को सचमुच accurately assess करें और कहें नहीं, but other than freedom of speech there is law also. See, freedom of speech cannot lead to violation of law. When law enforcement starts, that sends a message also. Yeah. So I think we tell these countries saying, देखिए, we are monitoring you very carefully, and what happens in your country, we will judge you by this. अब action लें या action ना लें,
We will, both are relevant for us. And how we judge you, relationship will depend on that. So we have these dialogues on, and Yes. we monitor them very, very. Yes. And from time to time, frankly, I even say this in public. That, do not confuse freedom of speech with misuse of freedom of speech. And the other thing, as I said, that, we have seen in recent times even threatening of जो हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे लंदन में हुआ था, कनाडा में भी, there were smoke bombs which were thrown, etc. We will not tolerate this. We will take strict actions against it. One question, हम फॉरेन सर्विस, बिकॉज आपने पूरी लाइफ इसमें स्पेंड करी है, तो एक क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे हमारी फॉरेन सर्विस का, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखो बहुत सिंपली कि अभी ना एक्सपेंशन होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रक्चर में है, जहाँ पे हमारे डिप्लोमैट्स शॉर्ट होते हैं कि वो एम्बेसडर्स बनेंगी सारे। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है। ना होने चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू थिंक कि हेल्दी नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनली पिरामिड स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अशोर्ड प्रमोशन नहीं देनी चाहिए। जिस दिन आप अशोर्ड प्रमोशन देते हैं, आप परफॉर्मेंस को डिवैल्यू कर देते हैं। पहले ऐसा था। अब मैं कहूँगा कि अभी क्या हुआ है कि हमारी इनटेक बढ़ चुकी है, और मैं चाहूँगा कि पिरामिड बढ़ती जाए, बेस बढ़ता जाए। नेचुरली बेस बढ़ेगा तो इट विल बिकम रेक्टेंगल, ऑलरेडी रेक्टेंगल नहीं है, पिरामिड है, बट इस पिरामिड को हम फैटर पिरामिड बनाए। बेस शुड बी बिगर, एंड इट कम्स डाउन टू जो आपने कहा, मुझे लगता है कंपटीशन के लिए भी अच्छा कि हमें इंटरनली वो कंपटीशन होना चाहिए, कि लोगों को लगना चाहिए दैट इट इज़ ये आपका हक नहीं है एम्बेसडर बनने का। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें एक्सपैंड करना, अभी हमारा इस पिछले साल एक एक्सपेंशन हुआ है, करीब 20% एक्सपेंशन हुआ है, पर हम नए एम्बेसीज भी खोल रहे हैं कि हमने बाल्टिक्स में खोला है, अफ्रीका में खोला है, कुछ लैटिन अमेरिका में खोला है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है एक तो हमारी एम्बेसीज और खुलेंगी, दूसरा कि हमारा फॉरेन सर्विस ज़रूर और बढ़ेगा। इसकी इनटेक जो है, अभी तक हाईएस्ट ईयर हम करीब, जिस साल मैंने ज्वाइन किया था बहुत साल पहले, उस समय हम 20 थे, उसके बाद हम कम हो गए। एक माने 1990s में हम 80s और 90s में 10-12 तक इट एक्चुअली वेंट डाउन। हाँ, आज जो है वे ब्रॉट इट अप टू द 40s, बट आई फील वी शुड गो हायर देन दैट। आप बोलते हो कि आपकी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव रहा है या एक सोच है कि आप ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल वर्क प्लेस जैसे देखो, कि अगर इंडिया का कोई इंसान है, उसका टैलेंट है, दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकता है, उसके लिए इंडिया खड़ा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जब हम यूएस वीज़ा लेने जाते हैं तो वो 6 महीने से साल भर की वेटिंग है, और वो बढ़ती ही जा रही है, और वेटिंग धीरे धीरे और गंभीर होते जा रहा है। तो हाउ किसी को अगर यूएस में काम करना है या दूसरी कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उधर जाके काम करना है, तो इसको नैरो कैसे करेंगे? मतलब ये यूएस वीज़ा एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट यूएस वीज़ा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेटिंग है। नहीं, ऐसा है, दिस इज़ फॉर अस अ बिग इशू। इट इज़ अ बिग इशू, क्योंकि जितना आप वीज़ा को डिले करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली वर्क प्लेस, इवन मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, हाँ, या आपके रिश्तेदार हैं वहाँ, या आप स्टूडेंट हैं, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दिस। So we are pushing the American system very hard, and not only American system, some other countries also have this problem, saying please, find ways of issuing this faster. So इसीलिए पिछले साल जब PM गए थे तो हमने उनको ये भी कहा कि please look at opening more consulates. सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी बेंगलुरु had and अहमदाबाद had, हाँ. So I would say practical solution for what you are saying is in those countries where we have very heavy traffic,
हाँ, because see the traffic is very interesting. इतने लोग, I'm using America, but it can apply to UK also, to Australia also. जितने हमारे लोग जाते हैं और वहाँ मान लीजिए काम के लिए बस जाते हैं, सिटीजनशिप रखें ना रखें वो अलग बात है. There's also reverse problem कि they also need more consulates there and faster processing time because वो भी भारत आना चाहेंगे. Yeah. Huh? So I would say there would be maybe 9-10 countries in the world today, you know, where there is a strong case for opening more consulates in India of those countries and of us in their countries. Also of putting more consular faster processing. See, we sometimes underestimate ourselves. Frankly, today our visa processing is one of the best in the world because we have put most countries on e-visa. Yeah. हाँ, तो वो ई वीज़ा में क्या होता है, आप ऑनलाइन जाते हैं, आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, वो डेटाबेस से कोई चेक करता है, डेटाबेस में सब ठीक है तो आपको मिल जाता है. सो इफ़ यू लुक एट दी एक्चुअली आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं दे आर फार लेस डिजिटली efficient Than us. Than us. This is remarkable thing. This is so in a way I'm hopeful by continuously talking to them. हमारे हम कोशिश तो है. It is very much on my agenda and it's something I talk to. I've even discussed it actually at my level with you know, Blinken and with you know, the British and the Germans and the Australians. Is it happening? The new US embassy consulate, do we have any confirmation? It will happen. I don't know the exact date. Bangalore will happen? Yes, 100%. Ahmedabad and Bangalore Yes, both will happen? Yeah, absolutely. Yeah. I think उनके यहाँ वो budgetary, you know, they have to make the appropriation. उनकी कोई प्रक्रिया होती है. अमेरिका की? अमेरिका की. हाँ. तो वो प्रक्रिया के बाद बट वो इंडिया में दोनों जगह आने वाले हैं. हाँ. We will absolutely speed it up. Interest. Okay, we were talking about countries and आप बता रहे थे कि 9-10 countries जहाँ पे बहुत heavy traffic है. I want to flip the question and ask you कि from the perspective of a foreign minister, कौन सी ऐसी 3 countries हैं, top 3 countries जो आप बताओ, जिसमें एक underrated opportunity दिखती है आपको कि Indians export करना start कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी बहुत फेमस हो गया. इंडिया हर जगह, हर एक छोटा बिजनेस चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करके बड़ा बने और इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं. तो बड़ी कंट्रीज़ में तो बहुत सारी बड़ी MNCs ने अपॉर्चुनिटीज़ टैप कर ली है. तो कौन सी ऐसी 3 आपको लगती है कि जो अंडररेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकते हैं ऑप्शंस एंड वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, मे बी लोग उसको इतने ध्यान से देख नहीं रहे हैं इंडिया से? There will be many countries where market purchasing power is strong, market potential is great, but हमें वहाँ we have to make a bigger effort because partly competition and partly there are different levels of barriers, logistics, etc. Then there will be some countries जहाँ हमने we have not developed the market. So the starting point is lower than the first category of countries. But if we push, there is no resistance. माने हम पे depend करता है. जितना हम ज़्यादा push करें उतना अच्छा मार्केट बन जाएगा. So first category I would say would. तो जी दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म. वीडियो बड़ी जितनी देखिए बड़ी शानदार थी. बड़े मुतमिन जवाब दिया, लेकिन एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ बातें पब्लिक पर, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे कि कुछ बातें को जवाब पब्लिकली नहीं दिया जाता. यानी कि मालदीव के इशू पर उन्होंने कहा, मेज़बान ने पूछा कि अगर मालदीव जो है, जारी बात है एक इंडिया एक बड़ा कंट्री है, ये भी उसने बात की कि इंडिया एक बिग कंट्री है, जिस तरह USA है, चाइना है, रशिया, मतलब जिसका असर साथ वाले हमसाया कंट्री पर होता है. तो ये बात सच है, इंडिया का असर हमसाया कंट्रीज पर बहुत ज़्यादा है. इसका सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल मालदीव है. अब मालदीव में नहीं जाएंगे इंडियंस, उसकी GDP धड़ाम से गिर जाएगी. क्या कोई उसमें और दुनिया का कोई रजिस्टर वहाँ पर नहीं जाएगा? नहीं, सबसे ज़्यादा तो इंडिया नहीं जाते ना. नहीं, ये कोई अच्छा, उस पर सवाल ये था कि मालदीव बोल रहा है इंडिया के खिलाफ बोल रहा है, या इंडिया पर उसने एक वो मुइज़ू ने एक स्टेटमेंट भी दी थी बुली वाली
कि इंडिया में बुली नहीं कर सकता, या कि इंडिया में मतलब इस तरह की स्टेटमेंट मिज़ू की तरफ से भी आई थी। तो उस पर ये सवाल किया कि क्या जब मालदीव रेड लाइन क्रॉस करेगा, डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया, तो इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या इंडिया उसको वो रेड लाइन क्रॉस करने देगा, या क्या रेड लाइन है जो मालदीव क्रॉस करेगा तो इंडिया उसको रोकेगा। तो जारी बात है, अब ये इतना सख्त सवाल था, मैं इस पर शौक था कि भाई ने पूछा, हिम्मत तो ये भी है। तो उसने कहा कि रेड लाइन पर डॉक्टर शंकर की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो खुफिया होती है, सारी बात है, बिल्कुल ऐसे जो पब्लिकली नहीं बताई जा सकती। और मालदीव जब भी रेड लाइन क्रॉस करेगा ना, इंडिया उसको गर्दन से पकड़ लेगा। तो उसके ऊपर जिसने हाथ रख लिया है, किसने रख लिया है? चाइना ने हाथ रखा हुआ है, तो गर्दन से पकड़ने वाले का फिर अंजाम भी तो बुरा ही होगा। अब उसने अपनी आर्मी का देखने की आर्मी ले आनी है इधर मालदीव ने, और एक जो आइलैंड था वो भी उसने ले लिया हुआ है। उनका मुआहदा भी कुछ सालों का हो गया है कि वो आर्मी के अंडर में चला गया, चाइनीज आर्मी के। चले वो तो बात ठीक नहीं, है। बात क्यों ठीक है, आपने बात कहा कि गले से पकड़ लेगा, तो चाइना भी आगे देखें कि दुनिया की तीसरी बड़ी जो है ना, सॉरी दूसरी बड़ी पावर है आर्मी के लिहाज से, तो हर लिहाज से दूसरे नंबर पर है। हाँ, हर लिहाज से तकरीबन, इकोनॉमिकली भी दूसरे नंबर पर है, मिलिट्री लिहाज से भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन अच्छा, एक और बात आई, आप चाइना की बात कर दी, इंडिया चाइना की बात आ गई। इतने कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद, इतनी मतलब इनकी ये चीज़ें होने के बावजूद, वो भाई भी कह रहा था कि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड है $125 बिलियन की, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड है ये। पाकिस्तान से में क्या ज्यादा है, पाकिस्तान और इंडिया से भी, पाकिस्तान और चाइना से भी। क्या पाकिस्तान चाइना की कितनी ट्रेड है पता तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान इंडिया चाइना की इतनी ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान में तो चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब पैसे देता है एज अ लोन, या वो पाकिस्तान से लीज पर लेता है, जैसे ग्वादर पोर्ट लीज पर होगी। ये बात थोड़ी है, ट्रेड नहीं है, ट्रेड भी जो थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन इंडिया की और चाइना की बहुत ज्यादा है यार, काफी मतलब कि देखने को उनके हालात कैसे बॉर्डर पर, उनके हर वक्त वार का जो है ना, ये बात मंडलाते रहते कब वार हो जाए कब, लेकिन उसके बावजूद भी देखने के उनकी जो हो रही है ट्रेड, वो भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे डॉक्टर जयशंकर ये बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने जब पूछा ना रशिया वाले मुद्दे पर, यूक्रेन मुद्दे पर, आपको यूएस ने दबाया, मतलब बात की आपने चला, तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम चालाकी से भी ऑयल डीजल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि टुडे वी आर बिग कंट्री। आज बिल्कुल अच्छी बड़ी, उन्होंने कहा कि हमने ये साबित करना था कि भाई आज हम एक बड़ा कंट्री हैं, आज हम कोई मालदीव नहीं है, आज हम श्रीलंका नहीं है, आज हम बांग्लादेश नहीं है, आज हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है, आज इंडिया है। ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी दिल लगी उनकी। उन्होंने कहा हम चालाकी से भी ये सारा कुछ कर सकते थे, नहीं, दिखा कर किया है, सबके सामने सीना के जोर पर किया है। अमेरिका को अमेरिका के रिसेंटली स्टेटमेंट नहीं आई थी सीए पर, तो उस पर चाइना ने इंडिया ने क्या बोला था कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप कौन होते इस पर हमें बात करने वाले। लेकिन इसके बावजूद ये आपने ये भी न्यूज़ सुनी प्रशांत सर की वीडियो कि MQ-9 वो भी MQ-9 भी जो है ना, वो ड्रोन रीपर ड्रोन वायदा हुआ, वो आ रहे हैं इंडिया में, अप्रूव कर दिए हैं। 4 मिलियन 3.9 समथिंग का, मतलब 4 मिलियन करीब है। लेकिन एक बात भाई है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब है ना, जितने भी मैंने इसके इंटरव्यूज सुने हैं, देखे हैं, बात बड़ी नपी तुली करते हैं, ऐसे ना अगले बंदे की बोलती बंद कर देते हैं। और वही बातें भाई, इंडिया जो वाकई है अपने पावर पे कुछ भी कर सकता है यार। इसकी तारीफ भाई असलम, आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब वो भी करते थे, तो इनका तो भाई मैं खुद यकीन जाने, जो इनकी जो बातें, इनका तो मैं खुद फैन हूँ। ये बातें बड़ी अच्छी करती हैं। अच्छा, किसी को बात भी करना ज्यादा उसको नेगेटिव तरीके से हिट नहीं करते, ये सबसे बड़ी खूबसूरती, ये जो क्वालिटी है किसी में पाई जाती है। ऐसे ही है। फिर उन्होंने कहा कि यू कांट बी डेवलप या यू कांट बी प्रोग्रेस विदाउट बीइंग क्लियर, यानी कि आप बगैर क्लियर किए सामने वाले को, या खुद अपने आप को, अपने दिल को साफ किए बगैर, या अपने आप के जो गोल्स को क्लियर बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। यानी कि करने का मकसद यह था कि हम अब जो करेंगे ना, वो सबको क्लियर करके करेंगे कि भाई अब हम ये करने जा रहे हैं, किसी की
बाप में या किसी के दम में हमें रोक कर दिखा। इसका मकसद उस लफ्ज़ में ये था, उन्होंने जो सॉफ्ट लफ्ज़ बोले हैं, क्योंकि मैं अगर इसका दूसरा मीनिंग निकाले तो ये नहीं बनता है किसी के बाप में दम में हम जो करेंगे वो करेंगे, रोक कर को दिखाए। दूसरा लफ्ज़ ये है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा, मैं वो पहले कह चुका हूँ, वो सख्त बात भी करना चाहें तो बड़े सिंपल से तरीके से बोल देते हैं। ऐसा ही है, अपनी कंट्री के फायदे के लिए भी काम करना चाहिए, जिस तरह के वो खुद कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने रशिया से गैस लिया, जिस तरह रशिया से ऑयल लिया था, तो इस तरह मैं कहता हूँ कि अपने कंट्री के लोगों के लिए इस तरह बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज़ाद उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल आज़ाद है अपने लोगों के लिए, ना कि हमारी तरह नहीं है कि जो हमें अमेरिका ने कहना है हमारी वोटों को बिल्कुल इस तरह ही होना है। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह ही होना चाहिए। हमें भी उनसे सीखना चाहिए इस बात पर कि हमें अपने मुल्क के बारे में हमें भाई अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। 76 साल हो गए, हमने तो नहीं सीखा। अच्छा, सीखने सिखाने वाली क्या बात है, हमारी तो कंडीशन कुछ इस तरह की है। एक और मुद्दे तो बड़े मददगार हैं, उन पर बातें भी शानदार डॉक्टर एस जयशंकर ने की। पर्सनल तौर पर मुझे वो पसंद भी इसलिए कि बात थोड़ी मकसद ज़्यादा, असल बात ही होनी चाहिए। चाइना पर बात है, उनका चाइना पर डिपेंडेंट है अमेरिका भी, दुनिया भी। उनका कि हम भी चाहते हैं कि दुनिया में हम चाइना पर डिपेंडेंट ना रहें, और इसलिए हमने मेक इन इंडिया की पॉलिसी मुतारफ़ करवाई। और उन्होंने कहा कि आज देख लें कामयाबी से चल रही है, इंडिजिनस चीज़ें हम बना रहे हैं तो बन रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही एप्पल आ गया, इंडिजिनस बन रहा ना। उसके बाद ये उनके ड्रोन्स, उसके बाद उनके जो ब्रह्मोस, उसके बाद तेजस, ये कितनी ऐसी डिफेंस की चीज़ें हैं, ये कितनी ऐसी चीज़ें जो उनकी कंट्री के अंदर। भाई मेरे पास तो लिस्ट शुरू कर दो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो। तो जब तक कंट्री अपने पाँव पर, या जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यू कांट प्रोग्रेस विदाउट बीइंग क्लियर, कि आप उसको तरक्की नहीं करते जब तक आप सामने वाले को खुद को क्लियर नहीं करते। अंधेरे में रखोगे खुद को और सामने वाले को तो आप आगे नहीं चल सकते। बड़ी अच्छी बात की, बड़ी शानदार बातें की सारी जितनी बातों में की, इनकी बातें वाकई में काबिल गौर भी हैं और काबिल अमल भी हैं। तो शानदार थी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये बातें, डिस्कशन थोड़ी बहुत ही जो अच्छी लगी हो तो रिकमेंड कर दें, इसके सेकंड पार्ट पर भी रिएक्शन करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।